सबको गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भैया? मस्त हो? ठीक ठाक हो ना? मार्कर कहाँ गया भाई? चलो, इसके पिछले वाली क्लास में किसी को कोई डाउट था? इसके पिछले वाली क्लास में किसी को कोई डाउट? मार्शल लॉ और क्या था? मार्शल लॉ। देखिए, मार्शल लॉ जान लीजिए। मार्शल लॉ मैंने इसके पिछले वाली क्लास में पढ़ाया था, नहीं याद? पढ़ा करो यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया करो, ठीक है। मार्शल लॉ वो होता है, देखिए जैसे जहाँ पर सेना का कानून मतलब ये होता है कि जहाँ पर उग्रवादी क्षेत्र होते हैं। उग्रवादी क्षेत्र का मतलब ये होता है कि भैया उग्रवादी क्षेत्र जहाँ पर मान लीजिए कि कहीं आतंकवाद क्षेत्र, कहीं यह हो गया कि भैया आतंकवाद यहाँ पर लग गया, मतलब आतंकवाद यहाँ पर हैं, तो उसको उग्रवादी क्षेत्र मतलब वहाँ पर गोले बारूद बम बारूद ज़्यादा चलते हैं, है ना। तो यही होता है, गोलियाँ वोलियाँ ज़्यादा चलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर सेना लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? सेना लगाई जाती है। और वो सेना जो लगाई जाती है उसी को कहते हैं, वो उसी के कानून जो उसका रूल होगा। अब आप यहाँ पर घूम रहे हैं, सिंपल रूल वाले में क्या है कि आप घूम रहे हैं, वो बात अलग है, आप घूम रहे हैं, लेकिन जहाँ पर सेना का कानून होगा उसी को कहते हैं मार्शल लॉ। क्या कहते हैं? सेना का कानून वहाँ चलेगा, वहाँ आपकी कोई जिला प्रशासन की शक्ति नहीं चलती है। तो सेना कानून वहाँ लगाया जाता है जहाँ पर कोई उग्रवादी क्षेत्र होता है। समझ में आया? उग्रवादी जहाँ पर क्षेत्र होगा वहीं पर सेना लगाई जाती है और उसी को कहते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कोर्ट मार्शल क्या होता है? जो सेना का जो कोर्ट होता है, जो सेना वाला कोर्ट होता है उसी को कोर्ट मार्शल कहते हैं। इतना बात समझ में आ गया? जो सेना का कोर्ट होगा उसी को क्या कहते हैं? सेना का कोर्ट, जो कोर्ट मार्शल कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। आज की क्लास में हमको क्या चर्चा करनी थी? भाग 5 हम चर्चा करने वाले थे। भाग 5 में हम पढ़ रहे थे कहाँ से 151 तक हमको ये बात करनी है। 52 से लेकर के 151, आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक इसको हमको पढ़ना है। काफ़ी लंबा टॉपिक है, सब लोग इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि हम इसमें क्या चर्चा कर रहे थे। जो कि पहला है आपका ये आर्टिकल 5 जो है बताएगा आपको यूनियन के बारे में बताता है, जिसको कहते हैं आप संघ, हिंदी में कहते हैं संघ। और संघ के अंदर हम पढ़ के आ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इतनी बात समझ में आ गई? राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। बड़ी लग गई क्या भाई? छोटी लगाना चाहिए। क्या हो गया कि राष्ट्रपति के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। राष्ट्रपति में हमने पढ़ा क्या कि राष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होता है, प्रेसिडेंट निर्वाचन कैसे होता है, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है। तो ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, शक्ति कितनी होती है प्रेसिडेंट की, किस प्रकार से उसका चुनाव होता है। मैंने काफ़ी आर्टिकलों के ज़रिए इसको मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, जो कि बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। सबको समझ में आ जाना चाहिए इतना तो, ठीक है। काफ़ी धीरे धीरे भी समझाया था, ये नहीं कि इतना सुपर फास्ट चला हूँ। इतनी बात तो समझ में आई होगी। तो राष्ट्रपति के बारे में आज हम ये चर्चा करेंगे कि कभी कभी भैया फॉर्मूला एक पूछता है कि आखिर जो राष्ट्रपति का चुनाव देखते होंगे कि बहुत धड़ल्ले से होता है, बहुत धड़ल्ले से बात करें तो जैसे किसी देश में मान लीजिए किसी राज्य की जैसे जनसंख्या है, तो किसी राज्य की जनसंख्या के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनसंख्या है, तो 22 करोड़ जनसंख्या है, तो ये मतलब कि कभी कभी ये देखने को मिलता है हमको राष्ट्रपति के चुनाव में कि यार इतना भारी मात्रा में यार 11 लोग मतलब कि चुनाव देने जाते हैं। पहले तो ये है कि हमारा जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, वो क्या होता है कि हम लोग देने नहीं जाते हैं। क्या? जिसको हम चुनते हैं वो जाता है, तो ये बात समझ में आ गई। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। इसमें 2 पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी। 2 पद्धतियाँ कौन कौन सी पढ़ी थी? 2 पद्धतियाँ? एक एकल संक्रमणी थी, एक अनुपातिक पद्धति थी। दोनों सब एकल अनुपातिक पद्धति में ये होता है कि सबको वरीयता से वोटिंग दी जाएगी। और एकल संक्रमणी का मतलब ये बताया था कि भैया जो भी मतलब चुनाव जो हारने वाला होता है, जिसकी एक मतलब जो प्रथम और द्वितीय चरण में जो मतगणना होती है उसमें वो अगर वो हो गया, मतलब कि उसको कोई वोट नहीं मिली है प्रथम चरण में, तो उसी की वोट जो होगी वो जो राष्ट्रपति बनेगा उसी को पलट दी जाएगी। भारी भरकम दिखाने के लिए एकल संक्रमणी का प्रयोग किया गया है। मतलब कि राष्ट्रपति को एक प्रकार से बहुत इतना
मतलब कि कह सकते हैं कि इज्जत वाला जगह जगह होती है राष्ट्रपति की, वहाँ पर कि भैया इज्जत बनाने के लिए कि इतने वोटों से जीत गए हैं, इतने वोटों से मतलब किसी चीज़ को भारी भरकम बनाने के लिए वो एकल संक्रमणी जो जोड़ दिया जाता है, एकल संक्रमणी को जोड़ करके और क्या कर दिया जाता है, इसी के लिए वो भारी भरकम से बना दिया जाता है कि भैया इतने वोटों से राष्ट्रपति साहब जीत गए हैं। समझ में आया? एकल संक्रमणी ये बताया था। आज हम बात करेंगे फॉर्मूला से किस प्रकार से आप अपने जनता का निकाल सकते हैं, किस प्रकार से आपका एमएलए, एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है, एक एमएलए कितनी वोट वो करता है। तो ये अगर हम बात करें इस चीज़ की, तो देखिए अब अगर पहले तो जनसंख्या की बात करें हम कि भारत में यहाँ पर हमारे उत्तर प्रदेश राज्य वाइज आप निकाल लेंगे। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ। जितने विधायक होंगे, विधायकों की आप मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जितने होंगे उसको आप निकाल लीजिएगा। और मैं फॉर्मूला लिखे दे रहा हूँ, ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना, पॉलिटी में आपको कोई क्वेश्चन इससे पूछा नहीं जाएगा। तो देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो राष्ट्रपति का जो चुनाव का जो निकालने के लिए जो राष्ट्रपति की वोटिंग का जो चुनाव का फॉर्मूला कि एक एमएलए के अंडर में कितनी वोट जाती है, एक एमएलए के अंडर में कितनी वोट जाएगी, उसके लिए कोटा होता है। किस प्रकार से इतने के नीचे अगर आप वोट कम पाएंगे उसमें क्या होगा आपको, ठीक है। जमानत राशि होती है, एक सबके बारे में भी हम डिस्कस कर रहे हैं एक एक करके। देखो पहले जान लो कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला अगर हम बात करें, एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है, इस तरह बात करें, 1 एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो देखिए इसमें कैसे आप निकालेंगे, एक एमएलए की वोट की कीमत कह सकते हैं, एक एमएलए की वोट कह सकते हैं। तो इसमें लिखेंगे आप पहले राज्य की जनसंख्या, जितनी आपके राज्य की जनसंख्या होगी, जितनी आपके राज्य, आप उत्तर प्रदेश हरियाणा कहीं से, आप तो भैया उत्तर प्रदेश से हो, लेकिन जो बच्चे लाइव में हैं वो जहाँ से भी होंगे, उत्तर प्रदेश हरियाणा जहाँ से भी हों, देखिए तो वो अपना निकाल लेंगे। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे हमारी यूपी की जनसंख्या 22 करोड़ लगभग कह सकते हैं कि 22 करोड़ है हमारी यूपी की जनसंख्या, और बिहार की कह सकते हैं कि भैया 11 करोड़ के करीब में है, ठीक है। यूपी एक ऐसा मतलब एक ऐसा राज्य है जो कि बहुत जनसंख्या वाला राज्य है, वो तो जानते ही हैं। अब देखिए यहाँ पर राज्य की जनसंख्या और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखेंगे राज्य का एमएलए, जो राज्य के एमएलए होंगे, क्या होंगे भैया, राज्य के एमएलए, राज्य का एमएलए होगा। राज्य का एमएलए जो होगा गुणते में यहाँ पर लगा देंगे इंटू में 1000। इसको मतलब भारी भरकम दिखाने के लिए 1000 और उसको छोटा भी कर देंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, एकदम में छोटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगी आपका, ये फॉर्मूला हो गया। एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होगी, एक एमएलए की वोट की कीमत मान लीजिए यहाँ पर आप रख देंगे राज्य की जनसंख्या, यहाँ पर राज्य की जनसंख्या, एमएलए कितने हैं, आप अपने राज्य की जितने एमएलए होंगे, जितने विधायक होंगे उसको आप रखेंगे इंटू वो करके 100,000 करके, और आप निकाल लेंगे कि आपके राज्य की एक एमएलए की कितनी कीमत है, एक एमएलए की कितनी वोट है। और अगर आपको सभी एमएलए की निकालना है तो कुल एमएलए निकालेंगे, कुल एमएलए कितने होंगे, जैसे आपको सभी एमएलए की मतलब एक राज्य से कितने एमएलए जो होंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी, वो कितने एमएलए वोट दिए हैं, तो वो आप क्या करेंगे, जैसे कह दीजिए कि उसमें आप एमएलए की संख्या करेंगे, क्या करेंगे, एमएलए का पहले संख्या, एमएलए जितने होंगे उसको आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, एमएलए मान लीजिए एमएलए इंटू एमएलए करेंगे, एमएलए के बाद एमएलए इंटू, और जो जितना आपका आंसर आया होगा, जितना इसके जितनी जनसंख्या, एक एमएलए की वोट, एक इंटू 1 एमएलए की वोट, कुल एमएलए यहाँ पर हो जाएगा, कुल एमएलए इंटू ये, तो एक राज्य की क्या निकल आएगी, एक राज्य की पूरी वोटिंग निकल आएगी कि इतने वोट इतने राष्ट्रपति पा गए हैं इस राज्य से। ठीक है, समझ में आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। कुल एमएलए इंटू एक एमएलए की वोट, जितना यहाँ पे आप निकालेंगे उसको यहाँ पर रखेंगे, और कुल एमएलए जितने होंगे आपके राज्य के उसको आप यहाँ पर रखेंगे, आ जाएगा ये, यही फॉर्मूला से आ जाएगा। आपके कुल एमएलए मतलब आपके राज्य की कितने, आपके राज्य से कितना वोट राष्ट्रपति साहब जी ने प्राप्त किया, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब यहाँ पर कभी कभी विधायक सांसद की बात कर दें, सांसद पूछ लेता है कभी कभी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होगा, जिसको आप एमपी कह दीजिए, शॉर्ट फॉर्म में एमपी कहेंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर क्या होता है, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। उसका फॉर्मूला ये होगा, देखिए यहीं पर लिख दें, यहाँ पर दिख रहा होगा सबको लाइव वाले में, इंक थोड़ा कम है।
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बच्चा लोगों जैसे आपके सांसद होते हैं, सांसद की बात करें, सांसद जो होंगे, सांसद तो जानते होंगे सब, सांसद तो सब जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक एमपी मैं लिख रहा हूँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है कुल एमएलए की वोट बटा कुल सांसद की संख्या। लिख लेंगे इतना, थोड़ा राइटिंग मत जाना, क्योंकि बोर्ड पे जानते हैं कि टीचर जो होते हैं, आप लोग बड़े हैं, छोटे तो होंगे नहीं कि समझ में ना आए, बोलता भी जा रहा हूँ इसीलिए। तो कुल एमएलए की वोट बटा कुल सांसद की संख्या में भाग दे देंगे, आ जाएगा आपकी एक एमपी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो सांसद की एक वोट की कीमत होगी वो इतनी आ जाएगी। इतना बात समझ में आ गया, इतना आ जाएगी। अब देखिए, अब अगर कुल सांसद की वोट की बात करें तो कुल सांसद की क्या बात है भाई, जब एक किया गई तो इसी प्रकार से आप कर लेंगे कि एक एमपी बराबर एक एमपी करेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, कुल सांसद, राज्य के जितने भी सांसद होंगे, जितने सांसद होंगे उनकी अगर बात करें तो जितने भी सांसद होंगे तो कुल एमएलए जितने होंगे उनकी वोट पहले रखेंगे। अब उसके बाद जब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक एमपी हमको निकालना है और कुल एमपी की वोट निकालेंगे, तो कुल एमपी की वोट हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला कुल एमपी की वोट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, जितने सांसद होंगे उनकी कीमत निकल आएगी वोट की। कितनी निकल आएगी, उनकी इतनी कीमत निकल आएगी। समझ में आ गया। यहाँ पर एक एमएलए एक 1 एमपी कर देंगे, एक एमपी की वोट, एक एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक वोट हो गई और कुल हो जाएगी, तो बराबर में कितने आ जाएगा, कुल एमपी की वोट आ जाएगी। कुल कितने आ जाएगी, कुल सांसदों की वोट यहाँ पर आएगी ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कुल सांसदों की वोट हो जाएगी और जितने एमपी होंगे, कुल एमपी कितने होंगे, कुल सदस्य कितने होंगे, कुल सांसद कितने होंगे, और यहाँ पर वोट निकल के आएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने ये वोट का फॉर्मूला है निकाला है। एक एमपी की वोट है, एक एमपी की वोट लिख लेना यहाँ पर, एक एमपी की वोट। समझ में आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गई, यहाँ पर तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। ये आपको मान लीजिए कि कभी कभी ये एग्ज़ाम में पूछता है तो ये वाला फॉर्मूला पूछ लेगा कि एक एमपी की अगर हमको वोट निकालनी है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट निकालनी है, तो हमको फॉर्मूला ये वाला दे देगा, ये वाला फॉर्मूला दे देगा और पूछेगा कि आप फॉर्मूला बताएं कि किस फॉर्मूले से हम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वोट को डिसाइड करेंगे कि इतनी वोट वो कौन पाया, उतना सांसद वो पाया, उतना एमपी पाया। तो ये आपको फॉर्मूला देना है। और जब एक एमएलए की बात आए कि एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है, एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी होती है, तो जितनी राज्य की जनसंख्या होगी उतनी हो जाएगी, और जितने राज्य के एमएलए होंगे उनको लिखना है और इंटू 1000 करके और सीधा निकाल देना है एक एमएलए की वोट। ये वाला फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये वाला आप फॉर्मूला याद रखेंगे। वहाँ पर यही पूछा जाएगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना वो होगा, कितनी वोटिंग होगी, कितना वोट प्राप्त करेगा, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है। यही फार्मूला मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपका फार्मूला, ये बातें, ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना। भले चाहे इसको भूल जाना, ये तो दिमाग में वैसे भी, ये क्रॉस इंटू आई है, ये क्रॉस करो सीधा ही निकल आया, ये क्रॉस करो, ये क्रॉस करोगे, इसको इंटू करोगे, ये सीधा निकल आएगा, इसको इंटू करोगे तो राज्य की जनसंख्या यहाँ पर नहीं निकालनी हमको, तो यहाँ पर ये वाला मेथड नहीं लगेगा, बस बात खत्म। हाँ वैसे तो होगा ना, एक एमपी की वोट और कुल सांसद की संख्या, कुल सांसद की संख्या कुल एमएलए की नहीं होगी, यहाँ पर कुल एमएलए यहाँ हटा करके नहीं होगा, यहाँ पर ये नहीं होगा, एमएलए की वोट निकल आएगी फिर। लेकिन यहाँ पर हमको एमपी की, कुल एमपी की वोट निकालनी है, तो इसको इंटू करेंगे तो यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसको यहाँ से हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगी कुल एमपी की वोट। इतने बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट? इसको लिख लेना, ठीक है। अब चलो, अब आगे क्या है, अगर देखो लगभग में 11 लाख के करीब में वोट पड़ती हैं,
क्या पड़ती हैं, 11 और लाख के ऊँट में करीब पड़ेंगे। अगर मैं ऐसी बात करूं कि 11 और लाख के तकरीबन 5.5 लाख के करीब में आपकी ये एमएलए की वोट आएगी, और 5.5 लाख के करीब में आपकी ये आ जाएगी, किसकी वोट आ जाएगी, ये एमपी की वोट आ जाएगी पूरे उसमें का। ठीक है, तो इतनी मतलब कुल राज्यों के जितने राज्य होंगे 29 राज्य हैं आपके, 29 राज्यों को आप यहाँ पर निकालेंगे और जितने सांसद हैं उनकी वोट को मिला करके 5.5 लाख के करीब में आएगी, और 5.5 लाख मिला करके 11 लाख वोटिंग पड़ेगी किसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में 11 लाख वोटिंग पड़ेगी। एक एमएलए की कीमत जितने मतलब जितनी कीमत निकालोगे यहाँ पर एक एमएलए की, और जितनी कीमत निकालोगे यहाँ पर एक सांसद की। ये बात समझ में आ गई। दोनों को मिला करके तकरीबन 5.5 लाख के उतना 5.5 लाख आ जाएगी, और कितना हो जाएगा, 11 और लाख के करीब में पहुंचेगी। लेकिन ऐसा होता है कि अब देखिए कुछ बच्चों का डाउट ये होगा कि भैया सर हम जा भी सकते हैं नहीं भी जा सकते हैं, तो बिल्कुल वही होता है कि कुछ लोग जाते भी नहीं हैं वोट देने, तो कभी 10 लाख भी हो सकती है, कभी 10.5 लाख हो सकती है। तो इसी प्रकार से वोट वो होती है जो वो घटती बढ़ती रहती है। समझ में आ गया। अब ये जरूरी नहीं जैसे आप गांव में चुनाव हो गया, जो गांव का जो चुनाव होता है उसमें भी जो जिसका मन हुआ वो गया, लेकिन वोट देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तो मानता हूँ वोटिंग सब लोग जाया करो देने, ठीक है, क्योंकि खुद का अधिकार मिला है। ठीक है, खुद अधिकार है कि भैया हमको अधिकार मिला है वोटिंग देने का। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। कितने वोट पड़ते हैं, कितने वोट पड़ेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में, कुल कितने वोट पड़ते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, 11 लाख। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करूं जमानत राशि क्या होती है, जमानत राशि में बच्चा काफ़ी डाउट होता है। जमानत राशि देखिए, जमानत राशि जो होती है राष्ट्रपति जी के, जो जमानत राशि वो भी आपका क्या जमा होता है, आरबीआई में वो जमा होगा। जमानत राशि जो लेती है वो आपकी आरबीआई लेती है, और वो जमा कितनी होती है, तो जमा होती है, याद रखना, ये आपकी जमा कितना होती है, 15,000 रुपये। कुछ भी नहीं है राष्ट्रपति साहब के लिए, कुछ भी नहीं है ये। कितना, 15,000 रुपये कुछ है, कुछ नहीं है। कोई भाई राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने जाएगा तो उसके लिए 15,000 रुपये कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, कुछ यहाँ पर बातें होती हैं कि कहीं कहीं पर जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। तो जब्त करने का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो 1/6 कितना, 1/6 वोट आपको पाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए काफ़ी बच्चों को ये डाउट होगा। अब मान लीजिए किसी जगह की कुल वोट का कितना हो जाएगा, 1/6। तो देखिए 1/6 में आपका मान लीजिए किसी गांव में, आप किसी गांव में, उस गांव में 600 लोग हैं, 600 लोग कुल हैं, और कुल में क्या हो जाएगा कि 600 इंटू 1/6, तो 100 वोट पड़नी मिलनी चाहिए। इसके नीचे हुई तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी, और बेइज्जती का भी प्रतीक हो जाता है, बेइज्जती का भी प्रतीक हो जाता है। समझ में आया 1/6 का मतलब क्या होता है कि 1/6 राष्ट्रपति के चुनाव में आपको प्राप्त करना जरूरी होता है, और पाना भी जरूरी होता है। नहीं जेका मन हो भैया वही चला जाए राष्ट्रपति के चुनाव में, और जो हो वही वोटिंग। भले भारत आज़ाद है, जो भी जिसका मन है, संविधान यही कहता है कि आप भी राष्ट्रपति का, हम भी लड़ सकते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, तो यही बताता है कि हमारे पास 1/6 तो वोटिंग मिलनी चाहिए ना, 1/6 तो वोटिंग हमको प्राप्त होनी चाहिए। नहीं पता लगे कि चल दियो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने, एक वोट नहीं पायो। जिसमें 15,000 राशि की जमानत की राशि होती है कि 15,000, कभी कभी सुनने में आया होगा, कभी कभी आप लोग न्यूज़ देखते होंगे कि कोई कोई चुनाव में हो जाएगा, कभी कभी कोई चुनाव में बोल देते हैं कि यहाँ से तुम चुनाव न लड़ो, नहीं तो तुम्हारी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। क्या हो जाता है, विधायक सांसद में आप देख लीजिए, यही होता है कि यहाँ से वो चुनाव लड़ेगा तो उसकी हो सकता है जमानत राशि, नेता आ करके यही बोलते रहते हैं कि भैया तो यहाँ से लड़ेगा चुनाव तो जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। समझ में आया, जमानत राशि क्या कर ली जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। और उसकी जमानत राशि मतलब कि आपको उतनी वोट पाएंगे ही नहीं, आप उतनी वोट पाएंगे नहीं 1/6, तो आपकी क्या हो जाएगी, जमानत राशि खा ली जाएगी, आरबीआई रख लेगी। तो यही होता है कि एक ये बेइज्जती का प्रतीक होता है राष्ट्रपति के चुनाव में कि आपको इतनी जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी और इतनी वोट आपको पाना जरूरी है, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव में जाइए लड़िए। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। तो जमानत राशि कितना होती है, 15,000।
15,000 आपकी जमानत राशि हो जाएगी। ऊँट कितने प्राप्त होने चाहिए? कुल ऊँट का 1/6 भाग मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? 1/6 भाग मिलना चाहिए। ये आपको आर्टिकल 54 है, डाल देना। आप आर्टिकल 54 आप यहाँ पर समझ चुके हैं। आर्टिकल 54, आर्टिकल 54 का काम ख़त्म। यहीं पर आपकी जमानत राशि को देने के बाद ये काम ख़त्म हो जाता है। आपकी 15,000 आपकी ये हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ समझ में आ गया? सबको यहाँ पर डाउट किसी को? कैसे? हाँ देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि हम दोबारा तो चुनाव लड़ सकते हैं ना। बिल्कुल लड़ सकते हैं, आप जितने बार मन हो उतने बार लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जितने बार मन हो आप चुनाव लड़िए, जितने मन हो आप खड़े होइए, जितने मन हो आप राष्ट्रपति का चुनाव जाके लड़ सकते हैं। ये आपको पूरा संपूर्ण अधिकार है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपका हर बार 15,000 रुपये लगेगा और आपको 1/6 मतलब एक बार हार गए हैं आप, तो इतनी यार इज्जत होनी चाहिए कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव एक पद जो होता है, नहीं तो ससुरा जिके मन हो 1/6 न हो, ले के कुर्सी लाल किला के सामने बैठा रहे, ले हमारा यार सब ससुरा, है ना, तो वही हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना होता किया जाता। ठीक है, तो वही होती है, आपको इतना वोट पाना आपको ज़रूरी होता है। अब देखो भैया, अब आगे अगर मैं बात करूं, यार इससे ये रफ नहीं हो रहा है, ठंड है ना इसलिए नहीं हो रहा है। आर्टिकल 54 काम ख़त्म। आर्टिकल 54 आपको यहीं पर ख़त्म करता है, आपको आर्टिकल 54 यहीं से ख़त्म होता है। देखो 55 की बात करें हम, आर्टिकल 55। आर्टिकल 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें भी आपको फॉर्मूला एक चीज़ देखना है। आर्टिकल 55, आर्टिकल 55 देखो बच्चा क्या कहता है, इसमें ये बताता है राष्ट्रपति का कोटा। क्या बताता है? राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। लिख लेना आप लोग, इसमें राष्ट्रपति का कोटा कहते हैं। कोटा कहते हैं, समझ में आ गया? इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कुल लिखेंगे यहाँ पर, कुल वोट हो जाएगी बटा में कुल प्रत्याशी, और प्लस में 1 और प्लस में 1, ये हो जाएगा। मतलब जितना वोट राष्ट्रपति साहब पाए हैं और कुल प्रत्याशी कितने थे उसमें +1 इसी को कहते हैं आपका राष्ट्रपति का कोटा का फॉर्मूला। इसी प्रकार से ये कोटा निकलता है, राष्ट्रपति का कोटा इसी प्रकार से निकल जाता है कि इतना कोटा, इतना अंडर में, इतना कोटे में हमारी वोट प्राप्त हुई हमको। समझ में आया? क्या हुआ कि ये हो गया आपका कोटा का फार्मूला। तो आर्टिकल 55 आपको यही बताता है कि कोटा भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें राष्ट्रपति का कोटा का भी ध्यान दिया जाता है। तो कुल वोट हो जाएगी, कुल मिली राष्ट्रपति को वोट, कितनी मिली, कुल वोट जो मिलेगी राष्ट्रपति को वो यहाँ पर आप लिखेंगे 11 लाख मिली, 10.5 लाख मिली, 10 लाख मिली, जितनी मिली कुल यहाँ पर रखेंगे और जितने प्रत्याशी होंगे कुल इसको यहाँ पर रखेंगे और 1+ यहाँ पर करेंगे। इसी को कहते हैं राष्ट्रपति का कोटा। इसी को कहते हैं क्या? राष्ट्रपति का कोटा। अब देखो यहाँ पर समझ में आ गया, इसको भी बहुत ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का कोटा का फॉर्मूला बता दीजिए। राष्ट्रपति का कोटा का फॉर्मूला जो होता है ये होता है, इसको आप लोग को ऑप्शन में दिया रहेगा कि इस प्रकार से राष्ट्रपति का कोटा, ये फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं कि इतना राष्ट्रपति का कोटा हुआ होगा। पॉलिटी में आपको मैथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, केवल यही 2 आपको फॉर्मूले यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। आगे 1-2 और हैं तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब देखिए, अब आर्टिकल क्या कहता है, आर्टिकल 56, आर्टिकल
आर्टिकल 56। आर्टिकल 56 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता है बच्चा। आर्टिकल 56 क्या कहता है कि जैसे आपका जो राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने साल होता है, 5 साल होता है। 5 साल के बाद फिर आपका ये चुनाव होगा, क्या होता है, 5 साल होता है। लेकिन अगर ये कह रहा है यहाँ पर कि अगर 5 साल के पहले ही, अगर बीच में अगर बिचौलिया में राष्ट्रपति साहब को कुछ हो गया तब क्या होगा। तो ये हो जाता है, आप लोगों के दिमाग में चलेगा कि अगर मान लीजिए 2.5 साल शासन किए राष्ट्रपति साहब, 2.5 साल शासन किए और 2.5 साल के बाद क्या हुआ, मान लीजिए उनको कुछ हो गया और वो जा चुके हैं। अब जब जा चुके हैं तो कार्यकाल कितना बचा भैया, 2.5 साल। समझ में तो आ रहा होगा, जब 5 साल का होता तो कार्यकाल कितना बचा, 2.5 साल। और जब 2.5 साल बचेगा तब तो फिर उसमें क्या होगा, फिर से वोटिंग होगी, जिसको आप लोग कहते हैं कि चुनाव में सुनते होंगे हमेशा ब्लॉक के प्रमुख चुनाव में होते, जिसको कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव। क्या कहते हैं, अविश्वास प्रस्ताव, मतलब कि कोई अपना वो ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव मतलब खींच लिया, जैसे कोई बीटीसी होता है तो अविश्वास प्रस्ताव मतलब कि अब वो दूसरा बनाना चाहता है। तो इसमें ये चीज़ नहीं होता है। लेकिन अगर ये चीज़ होता है कि भैया अगर ऑन द स्पॉट राष्ट्रपति साहब को 2.5 साल में या 3 साल में, 4 साल में या 4.5 साल में ऑन द स्पॉट कुछ हो गया और वो जा चुके हैं, तो अब ये क्या होगा, केवल 6 महीने के लिए आएगा कोई राष्ट्रपति? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, 2.5 साल के लिए कोई राष्ट्रपति आएगा। तो यहाँ पर सम्मान का ध्यान देते हुए, जैसे 2.5 साल चुनाव हो गया, 2.5 साल मतलब राज्य कर चुके हैं, राज्य किए राष्ट्रपति साहब, अब जब चुनाव होगा तो 6 महीने का यहाँ पर क्या होता है कि 6 महीना अच्छे से चुनाव, मतलब 6 महीना मनगढ़ंत बनाइए, जिसको खड़ा करना है आप उसको खड़ा करिए, ठीक है। तो ये आपको 6 महीने का समय होता है कि 6 महीने के अंदर आप चुनाव करवाइए। और जो 6 महीने के बाद चुनाव होगा, जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो फिर बनेगा 5 साल के लिए। कितने साल के लिए बनेगा, 5 साल के लिए वो फिर से बनेगा। ये नहीं कि 2.5 साल ये राज किए, 2.5 साल ये किए और उसके बाद ये दूसरे आएंगे जो इनके अलावा जो 2.5 साल बचा है वो आकर के 2.5 साल करें, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब नया राष्ट्रपति घोषित किया जाएगा तो वो पूरा 5 साल के लिए होगा। चाहे वो 1 दिन बाद चुनाव हुआ, दूसरे दिन टपक गए तो तीसरे दिन क्या होगा, फिर चुनाव होगा, और फिर चुनाव होने के बाद क्या होगा कि वो फिर 5 साल बाद वो होगा। या 1 महीना में कुछ हो गया तो वो 5 साल के लिए ही बनेगा, उससे कम नहीं बनेगा। यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन आता है कि अमेरिका में 4 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है, कि 4 साल बाद क्या होते हैं, इनका चुनाव हो जाता है। 4 साल में क्या हो जाता है, इनका चुनाव हो जाता है, अमेरिका की बात करें। बाकी याद रखिए कि अपने यहाँ क्या होता है कि 5 साल के लिए होता है, 5 साल बाद जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो तो फिर चुनाव पर डिपेंडेड है, और अगर जब बीच में ही कोई टपक गया तो वो जो नया बनेगा वो 5 साल के लिए ही बनेगा, ये नहीं कि 2.5 साल या 2 साल के लिए बने, ठीक है। जितना कार्यकाल बचा उतने के लिए बने, तो वो 5 साल के लिए पूरा ही बनता है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रख सकते हैं कि यार यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी चीज़ को राष्ट्रपति के जो पावर है, जो शक्ति के बारे में है, तो यहाँ पर एक प्रकार से राष्ट्रपति की शक्ति को देखा जा रहा है, सम्मान को देखा जा रहा है। तो यही होता है आपका राष्ट्रपति का सम्मान, और यही आपको आर्टिकल 56 बताता है। ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई होगी। इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, किसी प्रकार से समझ में आ गया होगा इतना। हाँ, जो नया राष्ट्रपति बनेगा वो आपका 5 साल के लिए ही बनेगा, बीच में कोई वो नहीं होगा कि 2.5 साल के लिए बन जाए, ठीक है। अब देखो, अब देखिए यहाँ पर क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो इसी को रफ कर दो, थोड़ा उसमें लिखना है। नेक्स्ट आपको क्या बताता है, 56 पढ़ चुके हैं। 57 होता है कि जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपको दोबारा हो सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होगा और जो आपके निर्वाचन जो होंगे, जो निर्वाचन दोबारा जो राष्ट्रपति, मतलब आपको नियुक्त किया जा सकता है दोबारा फिर से। समझ में आया? क्या किया जा सकता है, आपको निर्वाचित किया जा सकता है। राष्ट्रपति 57 यही कहता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है। लिखेंगे आप यहाँ पर आर्टिकल 57 में एक
राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकता है और जो हमारे, याद रखना, जो हमारे जो राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हुए हैं उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या नाम है भैया? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वो आपको दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। क्या हुए हैं? दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। बाकी एक ही बार में क्या हुआ है कि हमेशा बदलते रहे हैं। तो क्या हुआ कि आपके ये हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। क्या किए गए हैं? दोबारा निर्वाचित किए गए हैं। यार दूसरा एक कल मारकर दूसरा लाओ तो सूख जाता है ठंड में ना। तो सूखने का मतलब यही है कि चाहे जो भी ला के रख दो वो साला सूख ही जाएगा, तो मतलब ही ज़्यादा वो नहीं बनता। अब देखो दोबारा निर्वाचित, यहाँ पर यही 57 बताता है कि एक राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचित हो सकते हैं, और जो दोबारा निर्वाचित हुए हैं, दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, उनका नाम क्या है? राजेंद्र प्रसाद। क्या है? राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, अब अगर मैं बात करूं सब कुछ रफ करके, इसको थोड़ा पानी से भिगाओ तो, कपड़े को थोड़ा भिगाओ तो, ये रफ नहीं कर रहा है सही से। डस्टर से रफ नहीं हो रहा है ना, ठंड है ना इसलिए नहीं हो रहा है। देखो, हाँ हो गया। देखा? दिमाग यार, थोड़ा दिमाग लगाया करो ना भाई। ज़्यादा हो जाए तो चुपचाप उठा करके बस वो कर दिया करो एकदम। यार भारत यार जुगाड़ पे टिका हुआ है, तुम लोग जुगाड़ की बात नहीं। हाँ तुमको क्या बता रहे हैं भाई, भारत ऐसे ऐसे जुगाड़ हैं कि आगे चल के जान जाओगे कितने जुगाड़ होते हैं। ठीक है, अब देखो आर्टिकल 57 हो गया है। 57 के बाद 58 की बात करें। आर्टिकल 58 क्या कहता है? आर्टिकल 58 बच्चा, आर्टिकल 58 ये कहता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति की योग्यता बताता है। क्या बताता है? योग्यता। तो यहाँ पर लिखेंगे योग्यता। योग्यता बेटा क्या होती है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति की जो योग्यताएं होंगी उसके बारे में ये चीज़ चर्चा करता है आर्टिकल 58। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि हम यहाँ पर फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं तो एकदम डीपली से कि आपको हर एक एग्ज़ाम में, किसी भी का एग्ज़ाम हो, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम हो, वनडे के लिए एकदम बेहतर ढंग से है। ठीक है, 1 घंटे की क्लास होती है ज़बरदस्त तरीके से। तो यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है इसके अलावा कहीं से पूछा ही नहीं जाएगा कि उल्टा सीधा पूछ ले, इधर का उधर पूछ ले। आप करंट पढ़ लीजिएगा, और ये राष्ट्रपति में कि पहले कौन थे, दूसरे कौन थे, 5 तक पीछे से पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद फिर पढ़ लीजिएगा नए दोबारा, ये सब है ना। तो ये आपका करंट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर फाउंडेशन पॉलिटी चल रही है, तो पॉलिटी में आपको ये बातें बहुत ध्यान रखना है। हम इनके हिस्ट्री नींव की बात कर रहे हैं, कहाँ से ये बने, कैसे बने, क्या हुए क्या नहीं हुए, तो ये आपको हम बात करवा रहे हैं। अब देखो, तो राष्ट्रपति की जो योग्यता होगी बेटा, राष्ट्रपति की अगर पहली योग्यता का बात करें तो वो क्या कह सकते हैं आप कि भारत का वो नागरिक होना चाहिए। पहली राष्ट्रपति की योग्यता हो जाएगी, तो यहाँ पर लिखेंगे वो भारत का नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का क्या हो? नागरिक हो। अब दूसरी की बात करें तो वो 35 वर्ष का होना चाहिए। कितना? 35 उसकी आयु हो। 35 वर्ष आयु हो। आयु ऐसे है ना, हाँ वायु तो नहीं लिख गया, हाँ चलो 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए। अब देखो, अब उसको कह सकते हैं लोकसभा। लोकसभा के सदस्य बनने के योग्य हो। सदस्य बनने का योग्य हो। बनने का योग्य हो, या तो कह सकते हैं बनने का योग्यता हो। अब चौथा क्या कहता है? चौथा ये कहता है कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। क्या कहते हैं भैया? अनुमोदक और प्रस्तावक। देखिए पहले यहाँ पर मैं बता रहा हूँ,
50 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक हों। अनुमोदक बेटा देखिए प्रस्तावक और अनुमोदक में बहुत इंपॉर्टेंट है। 50 दिया भी है, यहाँ पर भी 50 दिया है। अब प्रस्तावक का मतलब ये होता है कि हमारे पक्ष में जो हों, जो हमको चाहते हों, और जो अनुमोदक हों वो भी मतलब कि ये कहने चाहिए कि भैया विपरीत वाले भी, जो विपक्ष वाला भी हो, वो जैसे अब राष्ट्रपति कोई बन गया तो क्या हो, राष्ट्रपति क्या, जैसे कि हमको जैसे राष्ट्रपति के चुनाव लड़ना है तो हमारे पक्ष में कुछ लोग होने चाहिए। क्या होने चाहिए कि हमारे पक्ष में कुछ लोग होने चाहिए कि हाँ भैया तुम हो। अब विपक्ष वाला क्या कहे कि हाँ यार तुम सही हो, ठीक है, मतलब कि अनुमोदक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुमोदक होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की योग्यता यही बताता है कि 50 आपके प्रस्तावक होना चाहिए और 50 क्या होने चाहिए, अनुमोदक होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव लड़िए। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसको ढूंढने जाओगे, कहाँ ढूंढने जाओगे भाई। यहाँ हम तुम थोड़ी नहीं कि 50 ठोरन का 50 ठोरन को घूमते घूमते चल भैया तहूँ चल, तहूँ भी चल, तहूँ चल भैया चल, हमारे पीछे पीछे लग जाओ। अरे भैया यहाँ पर सांसद विधायक की बात हो रही है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही। देखिए यहाँ सांसद और विधायक की बातें हो रही है, तो कहाँ से लाओगे 50 विधायक, जिसका मन वही चल दे 50 लेकर के। तो यहाँ पर ये माना जाता है कि जैसे हमारी केंद्र में सरकार है, तो केंद्र में सरकार जब होती है तो उसी के हमेशा मतलब हम जैसे केंद्र में सरकार हमारी है तो हम कह सकते हैं कि चलो भैया ठीक है, हम आपको राष्ट्रपति, तो ये केंद्र वाले डिसाइड कर देते हैं कि यार राष्ट्रपति तो उनकी बहुमत की सरकार होती है, तो वो आपके क्या कर देते हैं कि 50 उनके अंडर में रहते हैं और 50 उनके अंडर में रहते हैं, ठीक है। वो भी माना जाता है कि भैया राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान होता है, प्रमुख होता है, कह सकते हैं। अब प्रमुख होने की बात ये है कि भैया औपचारिक केवल पीछे का प्रमुख हो, पर्दे के पीछे का प्रमुख, हस्ताक्षर करना है, सब कुछ उसके अलावा होगा नहीं, हस्ताक्षर वो करेंगे। लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो आपका पीएम होता है। ये मैंने आपको आर्टिकल 53 में ही बता दिया था, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आर्टिकल 53 में ही मैंने आपको चर्चा किया था ये बात। तो यही है कि जहाँ पर जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी के राष्ट्रपति होते हैं। इतना बात समझ में आ गई। जहाँ पर जिसकी केंद्र में सरकार होगी उसी के राष्ट्रपति होते हैं यहाँ पर। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक होने चाहिए, तब आप राष्ट्रपति का कहें कि चलो भैया अब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाए, ठीक है। कहाँ से बनाने जाओगे यार, मैं तो कहता हूँ यार ठीक है, बात ठीक है। तो ये है कि पहले इसमें काफ़ी दिन तक बनाना पड़ेगा। अब 50 आपके सड़ुए भाई हो जाएँ तो बात अलग है, ठीक है। तो 50 आपके साड़ू भाई हो जाएँ तो बात अलग है, चलो भैया हमारे हैं, चलो 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 ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत रिस्क होती है, तो ये केंद्र वाले डिसाइड कर देते हैं। बात समझ में आ गई। आर्टिकल 58 समझ में आ गया। आर्टिकल 58 इतना बात में कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट यहाँ तक होना नहीं चाहिए है किसी को। भारत के नागरिक होना चाहिए, वो तो सबको समझ में आ रहा है। 35 वर्ष उसकी आयु होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। लोकसभा का सदस्य तुम बन सकते हो, तुम जाओ, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है कि 50 प्रस्तावक, ये वाली दिक्कत आ जाती है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, सब है नहीं कि हमारा ही सपोर्ट कर देंगे तो यही होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए नेक्स्ट आर्टिकल क्या कहता है कि इनकी दशाएं, इनकी शर्तें कुछ होती हैं। क्या होती हैं, इनकी कुछ शर्तें होती हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इनके अंडर में भी कुछ शर्तें आती हैं। क्या होता है, इनके शर्तें भी कुछ आती हैं। अब इनके शर्तें में क्या होता है कि शर्तों की बात करें, दशाएं इनकी कैसी होनी चाहिए। अरे भैया पागल नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति बनाएगा। दिवालिया नहीं होना चाहिए, यही होती हैं इनकी शर्तें। तो क्या होता है कि आर्टिकल 59 जो होता है आपको यही बताता है इनकी दशाएं, कह सकते हैं आप दशाएं या कह सकते हैं शर्तें। समझ में आया, दशाएं या शर्तें, इतनी बात समझ में आई। तो पहली दशा इनकी लिखेंगे दशा और दुर्दशा। पहली एक दशा होती है और एक दुर्दशा होती है, ठीक है। तो यही होता है कि भैया आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 59 आपको ये बताएगा कि जो इनकी शर्तें होंगी, पहला आप लिखेंगे इसमें कि पागल, 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 पागल या दिवालिया, पागल या दिवालिया। दिवालिया का मतलब समझते हो,
दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब समझते हो बेटा? दिवालिया क्या होती है? नहीं समझ? देखिए, दिवालिया का मतलब होता है कि कर्ज, हमारी जितनी औकात है उससे हम ज़्यादा कर्ज लेकर के बैठे हैं और जमा ना कर पाए, उसी को कहते हैं दिवालिया। कि ससुर तुमको दिवालिया हो गया है ना, कि तुम दिवालिया हो गए हो, जितनी तुम्हारी औकात नहीं है तुम उससे ज़्यादा तुम कर्ज लेकर के बैठे हो। ठीक है, अब एक रुपये 10,000 हमारी औकात है मान लीजिए, अब हम ले लें 2 लाख की कर्ज और वो बढ़ते बढ़ते हो जाए 2 करोड़ की, ठीक है, 10 करोड़ हो जाए, 20 करोड़ हो जाए, तो भाई दिवालिया तो हो जाएगा ना। अब तुम्हारी औकात 10 रुपये की है और तुम ले लिए हो 100 रुपये, जब तुम्हारी औकात 10 रुपये की है, तुम ले लिए हो 100 रुपये और उसको चुकता नहीं कर पाए हो, तो उसी को कहते हैं कि अपने हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले लेना, उसी को कहते हैं दिवालिया हो जाना। क्या हो जाना? अपने हैसियत से ज़्यादा कर्ज ले लेने को कहते हैं दिवालिया हो गया है तुमको ससुरा, दिवालिया। ठीक है, तो यही होता है, इसी को कहते हैं दिवालिया। इसमें कोई डाउट? पागल तो हैं, लेकिन पागल का एक यहाँ पे एक और अर्थ होता है। अगर पढ़ने वाले हो, कोई अगर तुमसे पूछे बेटा पागल, पागल के में समझते हो जितने वैज्ञानिक हैं सब पागल हैं, पता है तुमको? पागल का अर्थ आपको पता है क्या होता है? पाने के लिए गतिशील लक्ष्य, केवल सोचने और समझने का नज़रिया अलग होना चाहिए। पाने के लिए गतिशील लक्ष्य, बेटा ये पागल का अर्थ होता है। खुद कहो यार पागल हैं, क्या करना तुमसे, ठीक है, कहो हम पागल हैं, ठीक है ना। तो यही होता है पागल का अर्थ। लोग बड़ा आराम से कहते तबे तुम पागला गए हो, है ना। कोई तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तुमको कहेगा पागल हो का बे, हाँ तुम्हारे बस की नहीं होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि पाने के लिए गतिशील लक्ष्य होता है वो पागल का मतलब। तो कहने दो भाई, दुनिया है, कहेगी तो सबको, लेकिन भटकना नहीं चाहिए, कभी मंजिल से भटकना नहीं बट्टा। तो यही होता है पागल का मतलब। हम तो कहते हैं हम पागल हैं, ठीक है, किसी को हो चलो भैया पागल हैं हम, तुम अच्छे हो ना, हाँ तो कहो दो सीधा उसको कि भाई तुमको ससुर अब पागल के अर्थ नहीं पता, तो तुम कहा हमको पागल कह रहे हो बे, हाँ। इसका मतलब होता है पाने के लिए गतिशील लक्ष्य, इसका फुल फॉर्म है ये, ठीक है। तो यही होता है कि या तो दिवाली होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति का मतलब दूसरा हो जाएगा, ये नहीं कि राष्ट्रपति को भी आप उसमें समेट लें, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको सिंपल भाषा में पागल का मतलब बताया है, ठीक है। दिवालिया का मतलब दिवालिया हो गया। तो पहला है आपका पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। अब देखिए दूसरा क्या है, लाभ के पद पर ना हो। बच्चा लाभ के पद की बात करें तो बहुत कन्फ्यूज़न है। लाभ के पद पर ना हो, पद पर ना हो, बहुत कन्फ्यूजन वाली बात है भाई। लाभ के पद पर, का तुम ससुर पैसे नहीं कमाते हो, तुम बिजनेसमैन नहीं हो, है ना, तुम लाभ के पद नहीं ले रहे हो। लाभ तो सबको पास, सबको मिलता है। तो लाभ का यहाँ पर एक मतलब होता है कि आपके पास सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? सरकारी नौकरी आपके पास नहीं होनी चाहिए, मतलब आप जब लड़ने जाएंगे वहाँ पर चुनाव, तो आपकी सरकारी नौकरी ना हो, उसी को कहते हैं लाभ का पद। सरकारी द्वारा मिला गया पद, जो सरकार द्वारा जो मिला जाता है उसको क्या कहते हैं? सरकारी जो आदमी होगा उसका कहते हैं सरकारी आदमी है, ठीक है। और जो प्राइवेट होता है उसको कहते हैं प्राइवेट है ना ससुर। लेकिन तुम लोगों को सरकारी नौकरी लेना है ना, सरकारी, ठीक है, सरकारी नौकरी आपको लेना है, नहीं बैठे रहना है। तो क्या हो कि लाभ के पद पर ना हो, और लाभ का यहाँ एक अर्थ है कि केवल सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए उसके पास जो लड़ने जा रहा है। समझ में आया? लाभ का पद। तीसरी बात है इसमें, सांसद या कह सकते हैं, लिखिए सांसद, ये बातें याद कर लेना आप लोग। सांसद या विधान मंडल का, विधान मंडल का सदस्य ना हो, सदस्य ना हो। समझ में आया? सांसद या विधान मंडल का सदस्य ना हो, ये तो साफ सुथरा है कि सांसद और विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे? देखो, जो सांसद विधायक होते हैं वो लाभ का पद नहीं होते हैं बेटा,
बच्चे का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सुंदर बेटा। देखिए कह क्या रहे हैं कि सर ये बताइए कि लाभ का जो पद होगा, लाभ का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लाभ का पद होगा केवल सरकारी ही नौकरी होगी। जो सांसद और विधायक होंगे क्या वो लाभ का पद नहीं है? तो बेटा नेताओं दो ना, नेता लोग ना बहुत अच्छे से मतलब बढ़िया से बना के रखे हैं, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पर केवल सरकारी नौकरी वाले को कहे हैं, लेकिन लाभ का जो विधायक और सांसद होगा ना वो तो एक सेवक है जनता का ना, है ना। जो बेचारा 30,000 रुपये कमा रहा है और जो 30 लाख कमा रहा है और जो 30 करोड़ कमा रहा है वो थोड़ी नहीं लाभ का पद है। कितना बढ़िया से यहाँ पर बताए हैं। यही हो गया ना कि जो सरकारी नौकरी वो 30,000 वाले का उसका लाभ का पद है और जो 3 करोड़ कमाने वाला है उसका लाभ का पद नहीं है। सांसद विधायक वो सेवक है, वो कहाँ लाभ का पद है। हाँ वो लड़ सकते हैं, समझ में आया। तो क्या हो कि लाभ का पद ना हो और केवल यहाँ पे सरकारी नौकरी की बात किया है, बता दिया ना। बढ़िया क्वेश्चन। देखो ये हो गया आपका आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 आपको दशाएं शर्तें बताता है, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और सांसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो, सांसद या विधानमंडल का सदस्य ना हो। इतनी बात समझ में आई। योग्यता आप जान ही चुके हैं, 35 वर्ष होनी चाहिए उसकी, 35 वर्ष उसकी वर्ष आयु हो और भारत का नागरिक हो और लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य हो और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होना चाहिए। बात समझ में आ गई। इतना में किसी को कोई डाउट, ये दोनों चीज़ मतलब इम्पोर्टेंट कह लीजिए कि 58 और 59 आपका एकदम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आर्टिकल 60 होगा। आर्टिकल 60 भी थोड़ा लंबा है तो समय ज़्यादा हो जाएगा, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास आज संडे हो गया, अब मान के चलिए कि नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को लिया जाएगा। 2 दिन क्लास में लेता हूँ, 2 दिन हो जाएगी आपकी क्लास, ठीक है। लेकिन बेहतर से लिखा करिए आप लोग, जो भी दिक्कत हो आप ऑनलाइन जा कर के लाइव प्रयागराज वाला डालेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल है आपका और वहाँ पर जा कर के आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर और भी कभी कभी रीजनिंग के भी आ जाते हैं, रीजनिंग भी पढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। आप वहाँ पर भी जा कर के आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ना समझ में आए वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा प्रयागराज वाला चैनल पर। यहाँ पर कोई दिक्कत, इतनी बातों से कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फाउंडेशन हम एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं और जिससे कि आपको प्रेशर ना हो दिमाग में, इसीलिए हम 1-2 दिन ही क्लास ले रहे हैं हफ्ते में, कि धीरे धीरे हम कोई चीज़ करें। ये नहीं कि एक बैगे भाग के पहुंच जाएं और आपको वो चीज़ रिपीट करके आया करिए। जिस दिन क्लास होया करे उसके एक दिन पहले ये चीज़ पढ़ के आया करिए। अब नेक्स्ट क्लास से मैं क्वेश्चन का डिमांड करने वाला हूँ भाई। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चन शुरू करूँगा और जो ना बताया तो फिर एक डंडा रखा जाएगा, आप ये बात ध्यान रखना, ठीक है। मिलेंगे तब तक के लिए।